नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि विगत कक्षा में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी और जिसके अंतर्गत हमने वर्ण और अक्षर इसके बारे में बड़ी बारीकी से समझा था और दोनों में अंतर भी स्पष्ट किया था कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। साथ ही हमने हिंदी के अंतर्गत मूल वर्ण कितने होते हैं इसके बारे में भी पढ़ लिया था और इसी के साथ हिंदी के अंतर्गत है वो मूल वर्ण के साथ ही कुल वर्णों के बारे में भी हमने जान लिया था। हमने पढ़ा था अगर मूल वर्ण की बात की जाए तो हिंदी के अंदर और मूल वर्णों की संख्या आंसर आएगा 44 और अगर कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए कि कुल वर्ण तो आंसर फिर होगा 52। इसको भी बड़ी बारीकी से समझा था। वो 52 वर्ण कौन से होते हैं इसको भी हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं और उसमें पहला आपका है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण स्वर पढ़ रहे हैं और देखिए सबसे पहले प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर क्या है ध्यान दें। स्वर अपने आप में स्वतः है उच्चारित ध्वनि है। स्वतः उच्चारित ध्वनि समझ सकते हम कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। स्वतंत्र ध्वनि का मतलब इस प्रकार की ध्वनि जिसका उच्चारण आसानी से हो सके और जिसको बोलने में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट का सामना न करना पड़े, तो वो अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। हम समझ सकते हैं एक लंबी परिभाषा के रूप में कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे फेफड़ों से श्वास वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर वो श्वास वायु हमारे मुख तक आएगी। अब मुख में आने के बाद में जब वो उसको किसी प्रकार से बाधा, अवरोध या रुकावट का सामना न करना पड़े, यानी आसानी से वो ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकल जाए, तो वो स्वर है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे फेफड़ों से ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी बाधा, कह सकते हैं रुकावट, अवरोध, एक ही बात है, से मुख से बाहर निकल जाती है तो वह स्वर है। कितनी चीज समझी?
स्वतः उच्चारित ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है। जब हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, यानी जब भी हम किसी वर्ण का अपने आप में उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर के किसी भी बाधा, रुकावट या अवरोध से बिना का मतलब यहाँ पर उसको ये न के रूप में है, किसी प्रकार की बाधा, रुकावट, अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। वो मुख में ये अवरोध से मुख से बाहर आसानी से निकल जाती है, तो वो क्या है? स्वर ध्वनि है। अन्य वर्ण की सहायता व उच्चारण के समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। अब हम इस परिभाषा से ये पूरा समझ चुके हैं कि स्वर क्या है। स्वतः उच्चारित ध्वनि वो स्वतंत्र ध्वनि है, और जब हम उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से श्वास वायु ऊपर उठेगी, वो मुख में आएगी, और मुख में आने के बाद में बिना किसी कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वो हमारे मुख से आसानी से मुख से बाहर निकल जाएगी, तो वो स्वर ध्वनि होगी। और उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता भी नहीं ली जाती है। ये हुई परिभाषा। इसके बाद आगे देखिए, परिभाषा के बाद में ये पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। स्वरों की संख्या है वो 11 हमने पढ़ी थी, और वो 11 स्वर कौन से? ए, एक बार पुनः देख लीजिए, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 स्वर ध्वनि हुई हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। और इसके अलावा ये हमने अलग से पढ़ा था, अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। ये अयोगवा है क्योंकि इनका स्वरों के अंदर योग नहीं किया जाता है। तो एक बार इसको समझ लीजिए, 11 स्वर इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। इसके बाद में स्वर की परिभाषा पढ़ी, स्वर कितने होते हैं ये हमने जाना, और अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न उठता है। वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, और वर्गीकरण आपने अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लीजिए स्वर से संबंधित सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। वर्गीकरण अच्छी तरह से आप समझेंगे, स्वर से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न किया जाए तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा। तो ध्यान दें, स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। स्वर का वर्गीकरण 5 आधार पर होगा, और वो कौन कौन से रूप में होगा जरा ध्यान दें। नंबर 1, हम वर्गीकरण पढ़ेंगे उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आधार पर स्वर। और उसके बाद में नंबर 3, जिह्वा की क्रियाशीलता या उत्थापित भाग के आधार पर, और उसके बाद में नंबर 4, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर के प्रकार।
और उसके बाद में अंतिम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार पढ़ रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिए। वर्णों के प्रकार पढ़ रहे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज की इस क्लास में स्वर्ण वर्ण को समझ रहे हैं। स्वर है वो क्या होता है, परिभाषा बहुत बारीकी से समझी है। और अब इसका वर्गीकरण हमने किया है, और वर्गीकरण 5 आधार पर है। टोटल वही 11 स्वर, लेकिन वर्गीकरण के अनुसार उनके नाम है वो अलग अलग है। वही वर्ण है वो अपने आप में कई बार वो वर्गीकरण के आधार पर वो आपको ह्रस्व स्वर दिखाई देगा, वो आपको अगला दूसरा वर्ण है वो दीर्घ दिखाई देगा, वो प्लुत भी होगा। और वही है वो आपको दिखाई देगा कि वो अनुनासिक है या निरनुनासिक है। वो आपको दिखाई देगा कि वो अग्र स्वर है या मध्य स्वर है या पश्च स्वर है। उसके बाद में वो आपको दिखाई देगा कि वो वृत्ताकार स्वर है या अवृत्ताकार स्वर है। और उसके बाद में वो आपको दिखाई देगा कि वो समृद्ध स्वर है या अर्ध समृद्ध है, विवृत है या फिर अर्ध विवृत। तो ये सारे प्रश्न हैं वो आसानी से सहज रूप से हल होंगे जब इस वर्गीकरण को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, स्वर का वर्गीकरण 5 रूप में। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। जिह्वा की क्रियाशीलता या उसका उत्थापित जो भाग है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। और मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। पहला वर्गीकरण, सबसे पहले उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उच्चारण की अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। अगर ये ध इस रूप में बड़ी मात्रा हम लगाएंगे तो वो अवध प्रदेश की भाषा है। अवधि हम पढ़ते हैं, जब तुलसी का साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर अवधि भाषा वो देखने को मिलती है, क्योंकि तुलसी की काव्य की भाषा है वो ब्रज भी है तो अवधि भी है। उनकी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है तो कुछ रचनाएं अवधि भाषा में भी लिखी गई है। तो इस बात का ध्यान दें। अवधि मात्रा छोटी है, इसका मतलब हुआ समय, मात्रा काल। अब सबसे पहले दिमाग में ही अब प्रश्न आता है कि मात्रा काल क्या होता है। तो स्वर के उच्चारण में जो समय लगेगा उसको ही मात्रा कहेंगे, और वही मात्रा काल है, वही समय है। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले, सबसे पहले यही प्रश्न, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। कि उस स्वर का हम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करने में कितना समय लगा, थोड़ा समय लगा या फिर ज़्यादा समय लगा, तो वो अपने आप में मात्रा है। और इस रूप से या इस आधार से स्वर 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होगा दीर्घ स्वर, और तीसरा होगा प्लुत स्वर। स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, 5 प्रकार से किया जाता है। 5 वर्गीकरण हमें पढ़ने हैं स्वर के अंतर्गत। उसके बाद में स्वर से संबंधित सारे प्रश्न हल जाएंगे। उसके बाद में तो हम आगे की जो क्लास होगी उसके अंतर्गत है वो आपको व्यंजन के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले स्वर चल रहा है, तो 5 वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या होता है ह्रस्व स्वर, जरा समझें। जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य समय, किसी भी स्वर का हम उच्चारण कर रहे हैं, अगर समय है वो सामान्य से कम, या कहने का मतलब थोड़ा समय लगता है, या हम इसको समझ सकते हैं 1 मात्रा का समय, 1 मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर है। इसको एक बार मिटा देते हैं, आराम से हम पूरा पढ़ लेते हैं।
ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य समय अर्थात एक मात्रा का समय लगे तो वो सामान्य समय अर्थात एक मात्रा का समय लगे, थोड़ा समय लगे तो वो ह्रस्व स्वर है। इसके साथ ही ह्रस्व स्वर एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा का समय लग रहा है इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाएगा। अगली बात, व्याकरण शास्त्र में सबसे पहले व्याकरण शास्त्र यहाँ ये ध्यान दें, व्याकरण का नाम आया है, ध्यान दें व्याकरण अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। हम इस रूप में बोलेंगे, हम इस रूप में उच्चारण करें कि मुझे व्याकरण नहीं आती है, तो ये आपका बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। अगर आपको इसको इस रूप में बोलेंगे, मुझे व्याकरण नहीं आता है या मुझे व्याकरण बहुत अच्छा आता है, तो वो अपने आप में शुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार से व्याकरण पुल्लिंग शब्द है, न कि स्त्रीलिंग। व्याकरण शास्त्र में सबसे पहले इन्हीं स्वरों की रचना हुई, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मूल स्वर सामान्य समय अर्थात एक मात्रा का समय लगेगा, ह्रस्व स्वर होगा। एक मात्रा का समय लगने के कारण इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और व्याकरण शास्त्र में सबसे पहले ह्रस्व स्वरों की रचना हुई, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, मूल स्वर पूछ लिए तो वही ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक स्वर आए तो ह्रस्व स्वर है। और देखिए इनकी संख्या है वो 4 है, ए ई उ री, ए ई उ री। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4, और ये 4 ए ई उ री, यही ह्रस्व स्वर हैं। इनको ही मूल स्वर कहते हैं, इनको ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये हुआ ह्रस्व स्वर। और उसके बाद में देखिए ह्रस्व स्वर पढ़ने के बाद में हम इस रूप में, क्योंकि हमने पढ़ा उच्चारण की अवधि मात्रा काल के आधार पर, और स्वर 3 प्रकार के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब पहला ह्रस्व स्वर को हमने बड़ी बारीकी से समझा है। उसके बाद में आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ। जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगुना समय सामान्य से दुगुना समय लगने पर वह दीर्घ स्वर है। और 2 मात्रा का समय लग रहा है इसमें। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा था, और यहां पर दुगुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। 2 मात्रा का समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इन दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, और वो 7 कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 स्वर दीर्घ स्वर हो गए। ए ई उ री, उनको हमने
ह्रस्व मान लिया, ये हो गए। उसके बाद में आ, उसके बाद में ई बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, 7 स्वर ये दीर्घ स्वर हो गए। अब इसको भी बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं। ये 7 स्वर भी, इनमें कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो अपने आप में समान स्वरों से मिलकर बने हैं, और इनमें कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। इसलिए इनका भी हम ये जान लेते हैं। ये भी अपने आप में 2 प्रकार से इनको मान सकते हैं कि समान स्वरों से मिलकर बने हैं, तो इनके अंतर्गत जो आपका इसको एक को तो हम मान लेंगे वो समानाक्षर स्वर है। दीर्घ स्वरों के अंतर्गत समानाक्षर स्वर कौन से होंगे, तो वो देखिए आपके, एक तो आ, जो ये समान अक्षर है ए और ए, इस रूप में वो मिलकर बना है। इसके अलावा ये यहाँ देखिए ई, ये भी समान अक्षर ई और ई से मिलकर बना है। इसके अलावा ऊ, ये देखिए ये ऊ और ऊ ये मिलकर इस रूप में बना है। तो ये तो हुए आपके समान अक्षर, समान अक्षरों से या समान स्वरों से मिलकर बने हैं आ, ई, ऊ, इसलिए ये समान अक्षर हो गए। इसके अलावा बाकी जो बच गए ए, ऐ, ओ, औ, ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। इसलिए यहां मैं लिख रहा हूं इनको संधि स्वर या फिर संधिक्स्वर भी कहा जाता है। स्वर और इसमें देखिए कौन कौन से आपका, एक तो ए, ऐ, इसको मिटा देते हैं, ओ और औ, ये ए और ए समान स्वर ई, इससे बना है ए। फिर इसके बाद में ए और ए से ऐ बना है, ए और ऊ से ओ बना है, ए और ओ से औ बना है। ये हमने कंसेप्ट पे अच्छी तरह से क्लियर होगा। आपने गुण स्वर संधि पढ़ी होगी। ए आ के बाद में ई आती है तो क्या बनता है ए। ए आ के बाद में ए या ऐ आए तो क्या बनता है ऐ। ए आ के बाद में ये वृद्धि स्वर संधि का है, और उसके बाद में गुण स्वर संधि का कंसेप्ट है। ए आ के बाद में ई आती है तो ए बनता है। ए आ के बाद में ऊ आता है तो ओ बनता है। ये गुण स्वर संधि के अनुसार बने हुए हैं। और ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो यहाँ ऐ बनता है, ये वृद्धि स्वर संधि के रूप में है। और यहाँ ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ बनता है, ये भी वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण है या उसका ही एक रूप है। तो वहाँ ये कंसेप्ट काम में आता है। तो ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संधि स्वर या संधिक्स्वर भी कहा जाएगा। तो ये थे दीर्घ स्वर और इनकी संख्या कितनी हुई 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी 4, ए, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी 7, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये भी, इनको भी कितने रूपों में बांटा, 2 रूपों में। नंबर 1 समानाक्षर और नंबर 2 संधिक्स्वर या संधि स्वर। तो ये हुआ दीर्घ स्वर। और उसके बाद में इसका तीसरा रूप जो है वो है प्लुत स्वर। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और वो 3 रूप में। नंबर 2 हमने पढ़ लिए, और नंबर तीसरा जो है वो है प्लुत स्वर। देखिए प्लुत क्या होता है। सामान्यतः कोई भी स्वर अपने आप में प्लुत नहीं होता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कोई भी स्वर
प्लुत नहीं होता है, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगे तो वह प्लुत स्वर कहलाएगा। कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय, 1 गुना समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर होगा, सामान्य से 2 गुना समय लगेगा तो वो दीर्घ स्वर होगा, और सामान्य से तिगुना यानी 3 गुना समय लगे तो वो प्लुत स्वर होगा। और इसके अंतर्गत हम है वो उच्चारण करते हैं इस रूप में, इसको एक चिन्ह के रूप में यहाँ लिखते हैं, और स्वरों को प्लुत है वो इस रूप में बना दिया जाता है। आपने उच्चारण करके देखा होगा, जिस प्रकार से हम बोलते हैं ओम, लंबी ध्वनि जाती है, और इस प्रकार से वो प्लुत रूप उसको बना दिया जाता है। और देखिए ये यहाँ ये प्लुत रूप हो गया इसका, आ ये प्लुत हो गया, इसी तरह से ई ये प्लुत हो गया, ई दीर्घ ये प्लुत हो गया, और ऊ ये प्लुत हो गया, ऊ प्लुत हो गया, और इसी प्रकार से री प्लुत हो गया, ए प्लुत, ऐ प्लुत, ओ प्लुत, औ प्लुत। तो इस प्रकार से ये प्लुत रूप बना दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ही एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो कि उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का ये जो वर्गीकरण है, ये महर्षि पाणिनि ने अपनी जो रचना थी अष्टाध्यायी, उस रचना में सबसे पहले ये वर्गीकरण किया था। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पाणिनि है और उनकी रचना अष्टाध्यायी, उसके अंतर्गत इस प्रकार का समावेश किया गया है। तो ये था उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और वो वर्गीकरण हमने पढ़ा 3 रूप में, वो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में हम दूसरा जो वर्गीकरण है वो पढ़ रहे हैं, और वो है उच्चारण के आधार पर। वर्गीकरण 1 हमारा हो चुका है अवधि या मात्रा काल के आधार पर, और 3 प्रकार के स्वर हमने पढ़े, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरा जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं वो उच्चारण के आधार पर। और ये देखिए उच्चारण के आधार पर वो पहला पढ़ा, वो तो उच्चारण करते समय कितना समय लग रहा है उस रूप में पढ़ा। अब हम उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और वो देखिए। नंबर 1 होगा अनुनासिक स्वर, और नंबर 2 अननुनासिक स्वर, या इसको निर्नुनासिक स्वर भी कहा जाता है। अनुनासिक स्वर कौन से होंगे वो देखिए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारा जो नाक व हमारा जो मुंह है, या हम कह सकते मुख है, वो सक्रिय होता है, उसमें कंपन होता है, तो वो अनुनासिक स्वर है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख है वो सक्रिय हो जाते हैं, और कहने का मतलब उनमें कंपन होता है, तो वो अनुनासिक स्वर होंगे। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता किसी प्रकार से, यहाँ नाक और जो मुख है
वो दोनों है वो सक्रिय होंगे और यहाँ पर केवल है वो मुख सक्रिय होगा। अनुनासिक स्वर यानी उच्चारण करने पर नाक और मुख दोनों सक्रिय होंगे, यानी नाक और मुख दोनों में कंपन होगा। और अनुनासिक स्वर, अनुनासिक या निरनुनासिक स्वर जिसको कहते हैं, उसमें केवल मुख सक्रिय होगा, नाक बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होगा। तो ये दो प्रकार है और दोनों हमें पढ़ने हैं, अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर। तो सबसे पहले अनुनासिक स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कर, हम परिभाषा समझ सकते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर नाक व मुख सक्रिय होते हैं या नाक व मुख का भाग सक्रिय होता है, तो वो अनुनासिक स्वर है। और इसके अंतर्गत है वो इसको अनुनासिक रूप, स्वर को अनुनासिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम है वो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये चंद्र बिंदु ही अपने आप में अनुनासिक रूप है। तो ये देखिए ए और ये अनुनासिक रूप हो गया, आ ये अनुनासिक रूप हो गया, ई अनुनासिक रूप हो गया, ई। अब देखिए मात्रा लगने के कारण वो अपने आप में चंद्र बिंदु दिखाई नहीं देगी, वो आपको अनुस्वार के रूप में दिखाई देगा, लेकिन है वो अपने आप में चंद्र बिंदु ही। फिर ऊ, फिर ऊ, फिर देखिए री, फिर ए, फिर आई, ओ और औ। जहां पर मात्रा का समावेश ऊपर नहीं है वहां केवल चंद्र बिंदु दिखाई दे रही है, और जहां पर मात्रा लगी हुई है वहां आपको केवल अनुस्वार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अपने आप में क्या है, चंद्र बिंदु ही है। तो इस रूप में ये अनुनासिक स्वर हो गए और चंद्र बिंदु लगाकर इनको प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद में दूसरा देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के, अनुनासिक स्वर और दूसरा हमने पढ़ा था निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक पढ़ लिया, नाक और मुख सक्रिय होंगे। उसके बाद में दूसरा है आपका निरनुनासिक या अननुनासिक स्वर, और इसमें उच्चारण करने पर केवल मुख है, केवल मुख या मुख का भाग सक्रिय होगा, वो निरनुनासिक स्वर होगा। और इनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार से कोई कंपन यहाँ नहीं होगा, और वो इस रूप में हम लिख सकते हैं ए, आ, ई, और ये ई, ऊ, ऊ और री, ए, आई, ओ और ये औ। ये ऐसे स्वर और इनके उच्चारण में किसी प्रकार से कोई कंपन नहीं, आसानी से इनको बोला गया, केवल मुख का भाग सक्रिय होगा इसमें। जबकि अनुनासिक स्वर है उसमें नाक और मुख है, ये दोनों होंगे। तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। 5 वर्गीकरण हमें पढ़ने स्वरों के, और उसमें 2 वर्गीकरण पूरे हो चुके हैं। अगले जो वर्गीकरण है वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और अब तक का जो हमारा जो है वो एक बार पुनः में हमने स्वर, पहली क्लास के अंदर स्वर की सामान्य जानकारी और वर्ण की सामान्य जानकारी और वर्ण कितने होते हैं ये बड़ी बारीकी से समझा था। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है इसको भी हमने समझ लिया। और उसके बाद में इस क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। और सबसे पहले स्वर की चर्चा कर रहे हैं। स्वर की परिभाषा हमने समझ ली, स्वर क्या होता है और स्वर कितने होते हैं। उसके बाद में वर्गीकरण चल रहा है और 2 रूप हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगली जो है वो चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।